नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलो जी, शुरू करते हैं अपना ई-कॉमर्स के लेक्चर को। और हम आ गए पेज नंबर 11, यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर 1, ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन रैशनल ऑफ ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन। अब कैसे हम ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्या उसकी वैलिडिटी होती है, किस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन रेशनल ऑफ ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन, भाई ये जो कितना मतलब सही है ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन करना, क्या रेशनल डिसीजन है? रेशनल डिसीजन हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे कि जो बंदा सोच समझ के डिसीजन लेता है ना, उस टाइप से। और ई कॉमर्स एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज में ई कॉमर्स की क्या वैल्यू एप्लीकेशंस आ गई। बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स एंड अदर्स। थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, शायद आप लोग भी करते होंगे यूज़। तो अब जैसे बताता हूँ, अब जैसे यहाँ पे लिखा ई कॉमर्स एप्लीकेशन, आई थिंक आप लोग देख रहे होंगे, ये मेरा मोबाइल है। एक सेकंड, यहाँ पे देखो फाइनेंस, आई थिंक पता नहीं, नहीं दिख रहा होगा आपको। अच्छा, मैं ये देख बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपना एक फ़ोल्डर बना रखा है फाइनेंस, इसमें जितने भी मेरे बैंकिंग के ऐप हैं, बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखे हैं। जैसे कि एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, इस टाइप से। या मैं फ़ोन पे यूज़ करता हूँ पेमेंट के लिए, पेटीएम यूज़ करता हूँ, भीम की एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। तो या फिर ये यहाँ पे इंश्योरेंस है, तो मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन है। पेमेंट ऑफ यूटिलिटी के लिए जैसे पेटीएम से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर देते हैं, वाटर बिल पे कर देते हैं। तो ये सारे के सारे ई कॉमर्स ही तो है, ठीक है? तो ये सारा आप भी यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं है, कुछ अलग नहीं है, ये सब कर रहे हैं हम यूज़। बस इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा हमें कि यार ये तो हम करते आ रहे हैं। अब इस वाले पोर्शन में ई कॉमर्स रेशनल ऑफ ट्रांजैक्टिंग ऑनलाइन में, इसमें मैं थोड़ा सा बस ना ऐसे आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें कुछ भी ज़्यादा अलग से बताने की इन्होंने कोशिश नहीं की है। इसमें इन्होंने वही सारे बात को घुमा के डाल दिया है कि कैसे बी टू बी ट्रांजेक्शन्स होती है ई कॉमर्स को यूज़ करके, बी टू सी होती है, सी टू बी होती है, सी टू सी होती है, कैसे वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ किया जाता है, कैसे इंटरनेट को यूज़ किया जाता है, कैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और मंत्रा, इन सब एप्लीकेशंस ने एक एग्जांपल सेट किया हुआ है। तो कैसे हम एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ई कॉमर्स को यूज़ करते हुए। तो देखो यहाँ पे ना, आप देखोगे यहाँ पे सारे के सारे उन्हीं सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दिया है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो जब भी ये चीज़ आए, तो आपको बस ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन में जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हो ना, कुछ भी किया हो आपने, वो लिख देना है यहाँ पे। अमेजन का एग्जाम्पल दे दो, नेट बैंकिंग का, इंटरनेट बैंकिंग का एग्जाम्पल दे दो, ठीक है? वर्ल्ड वाइड वेब का एग्जांपल दे दो, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या हार्डवेयर चाहिए, अभी हमने देखा है कैसे सॉफ्टवेयर, ये वेबसाइट यूज होता है, देखो amazon.com। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, इंटरनेट चाहिए हमें, तो उसमें कुछ भी नहीं। ये पढ़ते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल। ये यूटिलिटी बिल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट, जैसे वाटर बिल की पेमेंट, फ़ोन बिल की पेमेंट, ये यूटिलिटी बिल कहलाते हैं, ठीक है? तो देखो, मेजर एक्टिविटीज ऑफ बी टू सी, मतलब बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स, देर आर वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग बी टू सी ई कॉमर्स। देखो, ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस टू कॉमर्स ट्रांजेक्शन को करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है ना। मैं कस्टमर हूँ, आप कस्टमर हो, अमेजन का ऐप आपने ओपन किया, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप ऑर्डर ही तो करोगे भाई, ऑर्डर करोगे, पेमेंट करोगे, उसके बाद कोई कंफ्यूजन हो जाती है तो सर्विस और सपोर्ट की मदद ले लोगे, हेल्प ले लोगे उनकी। तो उसी को इन्होंने यहाँ पे बता दिए। पहले ऑर्डर करते हैं, बी टू सी मतलब ई कॉमर्स हो गई, ऑर्डर की फुलफिलमेंट होती है, पेमेंट हो जाती है, कई बार एडवांस पेमेंट भी होती है। और पेमेंट हम किससे करते हैं? क्रेडिट कार्ड से, इलेक्ट्रॉनिक चेक से, डिजिटल कैश से, यूपीआई से। सर्विस और सपोर्ट हमें मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है यहाँ पे भाई। वेबसाइट इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा है हमें। अब मान लो आप वेबसाइट पे कि मुझे ये मोबाइल चाहिए,
उस मोबाइल को बेचने वाले 5 सेलर होंगे ना, तो उनके नीचे प्राइस आ जाएँगे लिखे हुए, कंपैरिज़न करके देख भाई वो बंदा 500 कम में बेच रहा है, ये 200 कम में बेच रहा है। ये प्रोडक्ट बेचने वाले 5 सप्लायर हैं, 10 सप्लायर हैं, वो ये चीज़ें दे रहे हैं। होटल्स में भी तो है, ई-कॉमर्स का ऐप यूज़ होता है, ठीक है? तो अब देखो कंपनी वेबसाइट ऑनलाइन है, कैटलॉग है, ईमेल कर देते हैं, एडवर्टाइज़मेंट मैसेज आ जाता है, बोर्ड सिस्टम मैसेज आता है, बोर्ड सिस्टम है, न्यू ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप ये सारे डिस्कशन कर सकते हो। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनेट ऑक्शंस। ऑक्शंस क्या है? किसी चीज़ की बोली लगाना, जिसमें कोई चीज़ बिकने को तैयार है, हम उसमें अपनी बिडिंग करेंगे। बिडिंग मतलब बोली लगाएंगे। तो बिडर होता है बिडिंग करने वाला। जैसे हम बोली लगा रहे हैं, आप बोली लगाओ तो आप बिडर हो, और बिडिंग को कहते हैं बोली लगाना। तो किसी चीज़ की ऑक्शन चल रही है, बोली चल रही है, हम बिडिंग करेंगे, हम बिडर हैं। तो इंटरनेट पे भी ऐसा होता है, यस। तो देखो कन्वीनियंस, इट गिव्स द पार्टिसिपेंट कन्वीनियंस। भाई इसमें क्या है, इंटरनेट पे एक टाइम पे ऑक्शन शुरू हो जाएगा, आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। बिडर कैन स्टे एट दिस होम और ऑफिस, अपने घर पे रहो, अपने ऑफिस में रहो, जाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, कोई कोई टेंडर निकलता था, मान लेते हैं जैसे रेलवे का टेंडर निकला, तो भाई रेलवे के ऑफिस जाना पड़ता था, लोगों को रात रात भर, दिन दिन भर खड़े होना पड़ता था, फॉर्म भरना होता था। मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो अब क्या है, ऑनलाइन करना है, नोटिफिकेशन आएगी, अखबार में, न्यूज़ में आ जाएगा कि भाई हाँ इस तरीके से है, और आप अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के उसकी बोली लगा सकते हो, टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहीं पे कह रहे हैं, अपने घर रहो, अपने ऑफिस रहो, फिर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बिडिंग के लिए। दस इज एस ट्रेडिशनल ऑक्शन। जस्ट जैसे आप, ट्रेडिशनल क्या होता है, पुराना तरीका, और अब क्या है, नया तरीका। तो ट्रेडिशनल ऑक्शन में जैसे वहां जाके आप करते थे, आप यहाँ अपने घर पे बैठे रहो और कर दो, अपने इंटरनेट को यूज करते हुए। तो इन एडिशन इट इज ऑल्सो मोर कन्वीनियंट फॉर अ बिडर टू फाइंड मोर अबाउट गुड्स बीइंग ऑक्शन। और ये हमारे लिए, बिडर हम है, हम बोली लगाएंगे, तो हमारे लिए और ऑप्शंस हैं, और भी एक ही प्रोडक्ट की बोली लग रही है, वो प्रोडक्ट बेचने वाले 10 लोग मिल जाएंगे हमें ऑनलाइन। तो हमारे लिए तो ऑप्शन अच्छा आ गया ना, हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। ट्रेडिशनल ऑक्शंस अलाउ ओनली सिंक्रोनस बिडिंग, रिक्वायर्स ऑल बिडर टू पार्टिसिपेट एट द सेम टाइम। पुराने जमाने के बिड ऑक्शंस में सबको बोला जाता था एक बार आओ, एक टाइम पे आओ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपने हिसाब से अपने टाइम पे करो, और सेम टाइम पे बहुत सारे यूजर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत ही लार्ज ऑडियंस या बहुत ही लार्ज ऑक्शंस में पार्टिसिपेट किया जा सकता है इंटरनेट से। क्या एग्जांपल दूँ, आपने ना कई बार देखा होगा, ये कोई एप्लीकेशन आप यूज़ करो, उस पे एक गेम आता है, जिसमें गोल गोल घूमता है यार, स्पिन, स्पिन वाला गेम। तो एक बात बताओ, एक टाइम पे कितने लोग उस स्पिन को घुमा रहे होंगे, है ना? तो ये इंटरनेट की वजह से है, वजह से ही तो है ना ये सारी पॉसिबिलिटी। तो वही सारी चीज़ें हैं, लाइक ऑक्शन में भी क्या है कि एक प्रोडक्ट को बेचना है और उसकी बोली लग रही है, तो फिर कई सारे लोग सेम टाइम पे, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। कोई बंदा ऑफिस है, घर है, वो अपना कर सकता है, बिडिंग दे सकता है, ठीक है। अब चलते हैं डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट ऑक्शंस। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, हम यहाँ पे गुड्स की इंस्पेक्शन नहीं कर सकते पहले। जबकि फिजिकली क्या होता है, जैसे मान लो आपको कपड़ा चाहिए, कपड़े लेने हैं अपने, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन करो, और ऑनलाइन में लेकिन आप चेक तो नहीं कर सकते ना, पहन के तो नहीं देख सकते, चेंजिंग रूम तो होगा नहीं। लेकिन जब आप दुकान में जाते हो, मॉल्स में जाते हो, तो वहाँ पे चेंजिंग रूम है, आप जाते हो अपने हिसाब से पहन के देखते हो, हाँ यार, हाँ यार, अब ठीक लग रहा है। तो ये तो थोड़ी-सी है ना, तो ये डिसएडवांटेज है। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स, इन एन इंटरनेट बेस्ड ऑक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिजिकली इंस्पेक्ट द गुड्स। इंटरनेट के केस में, इंटरनेट बेस में आपको फिजिकली आप नहीं एक्सेस कर सकते, फिजिकली आप उसको चेक नहीं कर सकते। द बिडर हैव टू रिलाई ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, और समटाइम्स मे हैव टू रिलाई ऑन सम इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ऑफ द गुड्स ऑन ऑक्शन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बिडर हैं, हमें बोली लगाना है, तो हमें विश्वास करना पड़ता है कि यार हाँ, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सही है, ठीक है ना? क्योंकि हम फिजिकली तो देख नहीं रहे। यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस हैं। इंटरनेट बिडर हैज अ गस दैट द सेलर वुड एक्चुअली सेंड द गुड्स फॉर चीप। यहाँ पे थोड़ा सा डर रहता है कि क्या पैसा दे दिया, क्या ये सेलर हमें गुड्स देगा नहीं देगा। अब मैं बताता हूँ, मेरा भाई बिजनेस करता है, ई कॉमर्स में ही करता है। अब वो जैसे कॉम्बो में
2 प्रोडक्ट का उसने एक कॉम्बो बना दिया और वो अपने कस्टमर को दे रहा ऑर्डर आया। अब कस्टमर क्या फ्रॉड करते हैं, उस कॉम्बो में से एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और फिर एक प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं और लिखते हैं कि भाई प्रोडक्ट बेकार है। तो बेचारा अपसेट हो गया था कि भैया ये क्या हो रहा है? तो मैंने उसको समझाया कि भाई देख, 100 में से अभी भी 90 लोग तो ठीक ही है, 10 लोग बेईमान हैं, 10 लोग चोर हैं और ये हर जगह है। तो अब उस 10 लोगों को क्या करें? उतना बिजनेस में इतने का कंटीजेंसी लॉस लेके चलना पड़ेगा। तो हर फील्ड में हर जगह 10 लोग ही बेईमान हैं, 10 लोग ही बदमाश हैं। 90 लोग तो ठीक है, 90 लोगों पे तो करेंगे और माना जाएगा कि हाँ अच्छा चल रहा है या अच्छे लोग हैं। तो वही चीज़ है, फ्रॉड तो यार 10 में से 1 बंदे के साथ ही होगा, 9 बंदे तो फ्रॉड नहीं होंगे उनके साथ। तो अब उस 1 बंदे के साथ भी जो फ्रॉड हो रहा है, वो भी चांसेस कम हो। तो इंटरनेट में फ्रॉड होने के चांसेस हैं। ऑल्सो अब वैसे भी इंडिया है जुगाड़ू, तो लोग हैं ही यहाँ पे, है ना? ऑल्सो द पेमेंट आर मेड बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट कार्ड डिटेल्स थ्रू द इंटरनेट विच में ऑलवेज सेफ। पेमेंट को लेकर भी थोड़ा सा डाउट रहता है कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल दे रहा हूँ, क्या पेमेंट उसको पहुँच जाएगी टाइम से या नहीं। मैं बताता हूँ, एक बार मैं IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक कर रहा था। अब पेमेंट हो गई, मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया, लेकिन वहाँ पे पेमेंट ही अपलोड नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ और ना ही मुझे वो रिजर्वेशन का टिकट मिला। तो हो गया ना फिर। तो ऐसे केसेस होते, लेकिन वो फ्रॉड नहीं था, कुछ दिन बाद वो पैसा रिटर्न आ गया, लेकिन फंड तो ब्लॉक हो गया ना। तो ऐसे डर थोड़ा सा रहता है। चलो, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बैंकिंग। ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर यूजिंग वेरियस मेथड। एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करना है। पहले हम क्या करते थे भाई? पहले हम बैंक जाते थे, वहाँ पे स्लिप लेते थे, भरते थे और पैसा ट्रांसफ़र करवाते थे। लेकिन अब ऑनलाइन बैंकिंग में 2 ऑप्शन आ गए, NEFT और RTGS। 2 लाख तक अगर करना है तो आप NEFT कर लो, 2 लाख से ज़्यादा का करना है ट्रांजेक्शन तो आप RTGS करते हो। NEFT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और RTGS क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये मान लो बिजनेस में क्या होता है, ऑफिसेज में जब मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ, अगर 1 करोड़ फंड ट्रांसफ़र करना है तो RTGS करते हैं। अभी भी ऑफिसेज में, इंडस्ट्री में लोग ऑनलाइन करने से डरते हैं क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा होता है। तो थोड़ा सा सेफ खेलते हैं ये लोग, RTGS का फॉर्म फिलअप करते हैं, चेक साइन करते हैं RTGS फॉर्म के साथ और फिर बैंक जाते हैं, बैंक के ब्रांच में जाते हैं और वहाँ से करवाते हैं। NEFT छोटे अमाउंट्स के लिए है, जैसे लेस देन 2 लाख के लिए। तो ये 2 तरीका है, NEFT और RTGS। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल एंड अदर्स कैन बी इजीली डन यूजिंग वेरियस मेथड। अब मुझे अपने इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, मुझे अपना बिजली बिल भरना है, मुझे अपने पानी का बिल भरना है, मुझे अपना फ़ोन रिचार्ज करना है। कैसे करूँगा? आप सबने किया होगा और नहीं किया होगा तो आप कर सकते हो डेबिट कार्ड यूज़ करके। क्योंकि उस आप पेटीएम पे जाओ, अपना मोबाइल रिचार्ज करना है, पेटीएम पे जाओ, आपको इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, यूपीआई ऐप से करना है, जैसे कि पेटीएम, मोबीक्विक, जियो, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर कैश। NEFT, RTGS, ये सब तरीके हैं पेमेंट के। अब चलते हैं प्रॉब्लम्स विद द ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम। ट्रेडिशनल वर्ड जब भी आए ना तो समझ जाना ये पुराने ज़माने की बात कर रहा है, आज से 15-20 साल पहले। अब क्या है ट्रेडिशनल विद द प्रॉब्लम विद द ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम? भैया पुराने पेमेंट सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम थी? क्या प्रॉब्लम थी? वो प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम विद द ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम। बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थी, है ना? ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम दैट आर लीडिंग टिल इट्स फेड आउट। वो तब तक रहा जब तक ट्रेडिशनल तरीका गया नहीं, सम ऑफ देम। अब क्या है वो? लैक ऑफ कन्वीनियंस, अपनी असुविधा, मतलब सुविधा के हिसाब से नहीं थी ये चीज़ें। जैसे ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम रिक्वायर द कंज्यूमर टू ईदर सेंड पेपर चेक्स बाय मेल और रिक्वायर हिम टू फिजिकली कम ओवर साइन पेपर बिफोर परफॉर्मिंग द ट्रांजेक्शन। मैंने बोला ना, क्या होता था, अभी भी कंपनी जो ऐसे करते हैं कि आप काउंटर पे जाते हो, बैंक में जाते हो, RTGS का फॉर्म भर के जाते हो और फिर उससे ट्रांजेक्शन कराते हो। और पहले तो हर चीज़ के लिए ही जाना होता था। लैक ऑफ सिक्योरिटी, दिस इज बिकॉज टाइल कंज्यूमर has to send all confidential data on a paper which is not encrypted.
दैट डन बाय पोस्ट वेयर इट मे बी रीड बाय एनीवन। पहले क्या होता था, पोस्ट के थ्रू मनी ऑर्डर भेजते थे, मनी ऑर्डर बोला जाता था, तो पोस्ट के थ्रू किसी को चेक देना होता था। तो वहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी तो इतना है नहीं, कोई भी वो पोस्ट निकाल सकता है, फ्रॉड होने के चांसेस होते थे, सिक्योरिटी कम होती थी। अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लैक ऑफ कवरेज, when we'll talk in terms of our current businesses then span many countries or states, these business houses need faster transaction every year. This is not possible without the bank having branch near all of the company offices. मतलब ये कि हर कंपनी के आसपास तो बैंक नहीं खुल जाएगा ना भाई, जल्द से जल्दी ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो पहले बहुत मुश्किल से कंपनी के लोगों को जाना होता था ब्रांच, बहुत टाइम लगा के जाना होता था। कन्वेंस या इतनी जो ट्रांसपोर्टेशन की भी इतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो इस वजह से बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो वही है लैक ऑफ कवरेज। लैक ऑफ एलिजिबिलिटी, नॉट ऑल पोटेंशियल बायर में हैव अ बैंक अकाउंट। सबके पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं होती थी, तो बैंक अकाउंट का ट्रेंड अब चल पड़ा है जब ये जनधन योजना ये सब आया कि भाई बैंक अकाउंट सबका होना चाहिए। नाउ लैक ऑफ सपोर्ट फॉर माइक्रो ट्रांजेक्शन्स। माइक्रो ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स। पहले क्या होता था, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स कैश में ही हो जाते थे, कैश में करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, आप किसी जगह खाते हो, इवन रेस्टोरेंट पे भी खाते हो, 200-250 की पेमेंट भी करनी है, 150 की पेमेंट करनी है, तो आप ऑनलाइन कर पाते हो। लेकिन पहले ऐसा था नहीं, आपको कैश ही लेके जाना होता था। मुझे याद है मैं एक बार गाँव चला गया अपने, अब वहाँ पे मुझे पता नहीं था कि वो हर जगह फ़ोन पे गूगल पे अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं चला गया मार्केट और खा रहा हूँ मज़े में। जब पेमेंट की बारी आई तो वो बोल रहा बंदा कैश चाहिए भाई। मैंने कहा यार कैश तो लाए नहीं, और मैं गांव से अपनी डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुका था। फिर वहां से चाचा को फ़ोन किया मैंने कि चाचा आप प्लीज़ यहाँ कैश लेके आओ, मैं कैश नहीं लाया घर से। तो वो चीज़ें हैं कि माइक्रो ट्रांजेक्शन्स, अब वो ट्रेडिशनल तरीका ही तो है कि वहाँ पे मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ट्रेडिशनल बोलेंगे, लेकिन अब ऑनलाइन आ गया है तो आप कर सकते हो। ठीक है, छोटे छोटी पेमेंट भी आप कर सकते हो, माइक्रो मतलब छोटी ट्रांजेक्शन। टू ओवरकम द प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थी उनको ख़त्म करने के लिए ई कैश, ई चेक, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड ये सारे आ गए। नाउ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। अब ये जो हम फ़ोन पे गूगल पे कर पा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ही तो है। द गोल देयर डेवलपमेंट इज टू क्रिएट एनालॉग्स ऑफ चेक्स एंड कैश ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से ही सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे चले हो जाते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के फीचर्स क्या हैं? एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट्स ऑल और सम ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। अब कौन कौन से फीचर्स हैं, देखो, प्रोटेक्टिंग कस्टमर फ्रॉम मर्चेंट्स फ्रॉड बाय कीपिंग क्रेडिट कार्ड नंबर्स अननोन टू मर्चेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में ये इंश्योर करता है वो, क्रेडिट कार्ड नंबर अगर आपने दे दिया तो अननोन लोगों के पास नहीं जाएगा, सिक्योर कर दिया हाँ कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड नंबर ना सेफ है। अलाउइंग पीपल विदाउट क्रेडिट कार्ड टू इंगेज इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कई जगह बिना क्रेडिट कार्ड के भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, ये सब फैसिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में। प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कस्टमर्स, भाई क्रेडिट कार्ड आपके पास, अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है, मतलब मान लेते एक बार आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव कर दी तो बार बार क्रेडिट कार्ड निकालने की क्या जरूरत है। वही चीज़ है, प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंशियल कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है उन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को यूज़ करने के लिए वो सब कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, शेयर नहीं किया जाएगा। इन सम केसेस प्रोवाइडिंग एनोमिनिटी ऑफ कस्टमर, कई बार तो कस्टमर की जानकारी भी आगे नहीं दी जाती है ताकि वो बचा रहे, कस्टमर फ्रॉड ना उसके साथ। ठीक है, अब देखो, फॉर ऑनलाइन शॉपिंग ऑलमोस्ट एवरी वन लव्स द कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट रेदर देन द बंडरसम टास्क ऑफ मेलिंग फंड्स फॉर अ परचेज। अब वही चीज़ है, हर कोई बंदा चाहता है भाई ऑनलाइन पेमेंट कर दे, टेंशन खत्म हो। एज ए बिजनेस ओनर यू ऑल्सो कैन एक्सपीरियंस अ ह्यूज डिक्री ट्रिपल वन द टाइम टू टेक्स 10 गेट्स योर फंड इनटू योर। ये इन शॉर्ट ये है कि एज ए बिजनेस ओनर भी मैं ये देखता हूँ कि सेम टाइम पैसा आ जाता है अकाउंट में, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है ना। अभी भी अगर आप किसी को चेक दो ना तो आई थिंक वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में चला जाता है, तो 1.5 से 2 दिन, मतलब 2 ढाई दिन लग जाते हैं। इन ऑर्डर फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग टू वर्क सक्सेसफुल मल्टीपल एंटिटीज हैव टू वर्किंग अ कोऑर्डिनेटर और कंपेटिबल सिस्टम।
कौन कौन से लोगों को एक साथ आके काम करना पड़ेगा तभी तो पेमेंट होगी। कस्टमर गेटवे। अब ये कस्टमर गेटवे क्या है? फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये जो आपके पास फ्रंट एंड पे जो चीज़ें, ये एप्लीकेशंस दिख रही है ना, ये गेटवे है। ये पेमेंट गेटवे है। ठीक है। बैंक क्लियरिंग हाउस, बैंक होगा यार ये। बैंक क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन को क्लियर किया जाता है। बैंक बैंक अपने ट्रांजेक्शन्स को क्लियर ही नहीं करेगा, परफॉर्म ही नहीं करेगा, तो कैसे किसी को पैसा चला जाएगा भाई? फोन पे या पेटीएम क्या कर रहा है? ये बैंक के क्लियरिंग सर्विस को तो यूज कर रहा है। इसका अपना कोई बैंक थोड़ी ना है। आपका जो बैंक है, एक्सिस बैंक है या फिर जो भी बैंक है, पीएनबी है, तो वो आपके पैसे उसमें रखे हुए हैं और उससे पैसा कट रहा है। तो ये जो हैं गेटवे जितने भी हैं, पेटीएम और गूगल पे, बैंक के क्लियरिंग हाउस की सर्विस लेते हैं। और फिर मर्चेंट, मर्चेंट क्या हो गए? जिसको आप पेमेंट करते हो। तो ये सब होंगे तभी तो आप इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर सकते हो। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के टाइप्स। इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स। अब इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं किए होंगे, या क्या है देख लेते हैं। An electronic token is a digital analog of various forms of payment backed by a bank or financial institution. There are two types of token. ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक सेकंड यार चार्ज में लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के टोकन्स हैं, रियल टाइम टोकन्स, प्रीपेड टोकन्स हो गए, और पोस्ट पेड टोकन्स हो गए। तो ये देर आर एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड सेलर, देयर यूजर्स प्रीपे फॉर टोकन्स that serve as currency. Transactions are settled with the exchange of these tokens. Examples of these are DigiCash, डेबिट कार्ड्स। बेसिकली ये है कि वो जो एक होता है ना कि वॉलेट में आपने पैसा रख दिया, तो ऑलरेडी आप पैसा वहाँ रखो और फिर वहाँ से यूज़ करते रहो, तो वो प्रीपेड है। ठीक है। और पोस्ट पेड में क्या है? आप पहले ट्रांजेक्शन कर लो। देर आर यूज विद फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, क्रेडिट कार्ड डाटा, etc। पहले आप अपनी ट्रांजेक्शन कर लो, उसके बाद पेमेंट करना। यहाँ पे एडवांस में किसी वॉलेट में नहीं रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चेक्स और हम तो यूज़ करते नहीं है ज़्यादातर। अभी भी इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, मेरा एक क्लाइंट है यूएस का, वो लोग इलेक्ट्रॉनिक चेक यूज़ करते हैं। इंडिया उस मामले में यूएस से आगे है। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करूँ तो यूपीआई हम कर पा रहे हैं, ये भीम एप्लीकेशन का यूज़ कर पा रहे हैं। ऐसा यूएस में नहीं है। यूएस में अभी भी लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के लिए बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं। मैं वहाँ पे bill.com की सर्विस लेता हूँ अपने बैंक ऑफ अमेरिका से किसी को पेमेंट करने के लिए। तो वहाँ बहुत ही अलग तरीका है बैंकिंग का। नाउ सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश। यहाँ पे देखो ये हम बहुत यूज़ करते हैं। दिस combines computerized convenience with security and privacy that improve upon proper cash. Cash is still the dominant form of payment. अभी भी कैश में पेमेंट किया जा रहा है। द कंज्यूमर स्टिल मिसट्रस्ट द बैंक। कई बार आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में एक डर रहता है कि यार वहाँ जा रहे हैं, उस एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, या कभी आप फंसते भी होंगे ऐसे सिचुएशन में कि आपका जो मोबाइल का नेटवर्क है ना, वो इंटरनेट ही नहीं चल रहा, या फिर आप पेमेंट कर रहे हो वो उसमें लिखा रहा है यूपीआई सर्वर डाउन है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में कई बार अगर इम्पोर्टेंट टाइम पे अगर ऐसा हो जाए तो आपका ट्रस्ट हिल जाता है। नहीं यार, कैश लेके जाएंगे भाई, वहाँ जाना है तो वहीं पे तो थोड़ा सा मिसट्रस्ट हो सकता है। द नॉन कैश ट्रांजेक्शन इफिशिएंटली क्लियर्ड। जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स है उसमें कई बार रुक भी जाती हैं ट्रांजेक्शन। यहाँ से पेमेंट कर दिया, उसको पहुँचा नहीं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। एक बंदे को मैंने पेमेंट कर दिया और मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया, लेकिन उसको पैसा ही नहीं मिला। फिर मैं 2 दिन बाद गया तो उसको उस टाइम का टाइम बताया, फिर उसने चेक किया तो उसके पास चला गया था। फिर लेकिन उस टाइम तो 2 बार पेमेंट करनी पड़ी ना मुझे। इन एडिशन ड्यू टू नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक डिपॉजिट। सम क्वालिटीज ऑफ कैश आर। अब कैश की क्या क्वालिटीज हैं भाई? कैश होता है तो मतलब दिल को सुकून मिलता है ना कि आपने वॉलेट में पैसा पड़ा है भाई, कभी भी पेमेंट कर देंगे, कोई मना नहीं करेगा, ऐसा है। कैश इज अ लीगल टेंडर।
पे इज ऑब्लिगेटरी टू टेक इट, हो गया। इट इज नेगोशिएबल, और इजीली आप किसी को दे सकते हो, ठीक है ना। इट इज बियरर इंस्ट्रूमेंट, इट इज बियरर इंस्ट्रूमेंट, दैट इज पोजीशन इज प्रूफ ऑफ ओनरशिप, दैट इज, ये आपके पास पैसा होता है और आप ही उसके ओनरशिप, मतलब आप ही ओनर हो ना, आपके पास कैश है तो इट कैन बी हेल्ड यूज्ड बाय एनीवन, इसको आप रख सकते हो, किसी को दे सकते हो बिना किसी बैंक सर्टिफिकेट के। मतलब आपके पास कैश है यार, कैश को कितने आसानी से हम यूज़ कर सकते हो, वही सारी चीज़ें लेके गई हैं। इट प्लेसेस नो रिस्क और पार्ट ऑफ एक्सेप्टर, जो जिसको लेना है, एक्सेप्ट करना है पैसा, वो भी खुश रहेगा, उसको क्या दिक्कत है कैश लेने में। द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अब वही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में तो कैश दिखता नहीं, लीगल टेंडर मतलब वो कैश तो है नहीं। देयर यूजेस रिक्वायर्स अकाउंट रिलेशनशिप ऑथराइजेशन सिस्टम, उसमें तो आप ऑथराइज करोगे ट्रांजेक्शन ओटीपी से, ये सारी चीज़ें हैं। अब है आगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल कैश। अब डिजिटल कैश की क्या प्रॉपर्टी है, बट यार इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं अभी नहीं गया तो ये लोग मुझे खाना नहीं देंगे, डिनर का टाइम हो गया, और भूखे मैं कब तक पढ़ाऊँगा। खुद की भी पढ़ाई की है मैंने, अपना 6 घंटे का टारगेट पूरा किया आज का, 6 घंटे की स्टडी हो गई है मेरी। आप लोग बनाते हो क्या, डायरी में लिखते हो? मैं दिखाऊंगा अगले लेक्चर में। मैं तो अपनी डायरी में लिखता हूँ, उसके बाद फिर ना नीचे लिखता हूँ, ऊपर तो पहले लिखता हूँ कि मेरा टारगेट क्या था, मॉर्निंग में कितना पढ़ना था, इवनिंग में कितना पढ़ना था, फिर उसके बाद मैंने मॉर्निंग में कितनी पढ़ाई की, कितना शॉर्टेज रहा, फिर इवनिंग में कितनी पढ़ाई हुई, कितना शॉर्टेज रहा। उसके बाद फिर मैं स्कोर देता हूँ, जैसे 360 मिनट होते हैं 6 घंटे में, तो 200 मिनट पढ़ाई हुई है या 300 मिनट हुई है, तो उसको परसेंटेज निकाल के कंक्लूड करता हूँ नीचे कि भाई आज का टारगेट पूरा हो गया या आज का टारगेट अधूरा रह गया। मैं तो लिखता हूँ, देखो। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।